मेरे पति ने शादी की पहली ही रात शराब के नशे में मेरे साथ जानवर जैसा सलूक किया। उसके अत्याचारों को सहते सहते मेरी शादी को 5 साल हो गए, लेकिन मैं मां नहीं बन सकी। समाज और घर परिवार के ताने मेरी आत्मा को हर दिन छलनी करते थे। सब मुझे बांझ कहने लगे। आखिरकार जब सहन शक्ति की सारी सीमाएं टूट गई तो मैंने अपनी ससुराल छोड़ दी। वह फैसला आसान नहीं था, लेकिन जरूरी था, अपने आत्मसम्मान और जिंदगी को बचाने के लिए। समय बीता, मैंने खुद को संभाला, मेहनत की, गिरकर उठी और एक दिन अपनी पहचान बना ली। और फिर वह दिन आया जब मेरे पति ने मुझे एक बड़ी कंपनी की मालकिन के रूप में देखा। उसके होश उड़ गए। जिस औरत को उसने कभी कुचला था, वही औरत आज उसकी सोच से कहीं ऊंचाई पर खड़ी थी। सुहाग रात पर मिठाई से सजी थाली, फूलों से सजी सेज और उस सेज पर एक गुड़िया की तरह सिमटी हुई मैं, एक नई नवेली दुल्हन की तरह अपने पति के आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। दिल में ना जाने कितने सपने थे, डर भी था, संकोच भी और एक अनकही सी उम्मीद भी थी कि ये रात मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत शुरुआत बनेगी। रात के 12 बज चुके थे, फिर 1 बजे, फिर 2, लेकिन उनके आने की कोई आहट, कोई खबर नहीं थी। हर बीतता पल मेरे दिल की धड़कन बढ़ा रहा था। आखिरकार रात करीब 2 बजे कमरे का दरवाजा खुला। मेरे पति लड़खड़ाते हुए अंदर आए। उनके कदम डगमगा रहे थे। वे अपने पैरों पर ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। तेज शराब की गंध ने ही मुझे समझा दिया कि वे किस हाल में है। गिरते पड़ते किसी तरह बिस्तर तक पहुंचे। मैं घबराकर आगे बढ़ी और जैसे ही उन्हें सहारा देने की कोशिश की, उन्होंने मुझे जोर से धक्का दे दिया। गुस्से और नशे में डूबी आवाज में गालियां देते हुए बोले, तूने मेरी जिंदगी मुझसे छीन ली, मेरा प्यार छीन लिया, इसकी सजा मैं तुझे दूंगा। उस पल मेरे सामने कोई इंसान नहीं था, जैसे कोई वहशी रूप खड़ा था। मैं पूरी रात रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, रहम की भीख मांगती रही, लेकिन मेरी एक भी आवाज उन तक नहीं पहुंची। सुबह करीब 5 बजे जब मुझे होश आया तो समझ ही नहीं पाई कि कब और कैसे मेरी जिंदगी बिखर चुकी थी। शरीर दर्द से टूट रहा था और आत्मा जैसे भीतर से मर चुकी थी। मेरी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। जो सपने मैं अपने मायके में सजाकर लाई थी, वे मेरे फटे कपड़ों के साथ उसी सेज पर दम तोड़ चुके थे। सुबह 6 बजे सास की आवाज आई, बहू नहाकर बाहर आ जा। मैंने अपने आंसू पहुंचे, खुद को किसी तरह समेटा, नहाई और ऐसे बाहर गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। घर की 4 दीवारी के भीतर मेरी तकलीफ का कोई गवाह नहीं था। चाय बनाकर जब कमरे में गई तो वे गहरी नींद में सो रहे थे। मैंने उन्हें जगाया। उन्होंने आंखें खोली और मुझे देखते ही शायद रात की धुंधली यादें लौट आई। शर्मिंदगी से भरी आवाज में बोले, प्रीतिका, मुझे माफ कर दो। शराब के नशे में मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, आप मेरे पति हैं, मुझसे माफी मत मांगिए, बस वादा कीजिए कि आगे से शराब पीकर घर नहीं आएंगे। उन्होंने वादा किया। चाय पीकर वे काम पर चले गए। मैंने मन ही मन सोचा, शायद जो दर्द मेरी किस्मत में लिखा था वह मिल गया, अब सब ठीक हो जाएगा। पूरा दिन घर में माहौल ठीक ठाक रहा। जेठानियां, बच्चे सब मुझसे अच्छे से पेश आए। मेरा दिल उम्मीद से भर गया। लगा जैसे जिंदगी मुझे एक और मौका दे रही हो। रात को मैं पूरे मन से तैयार होकर अपने कमरे में चली गई। सोचा आज शायद बीते जख्मों पर थोड़ा मरहम लगेगा। लेकिन रात 12 बजे वे फिर शराब के नशे में घर लौटे। वही बदली हुई आंखें, वही लड़खड़ाते कदम, वही कहानी दोहराई गई। इस बार मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन शराब उनके भीतर जानवर बन चुकी थी। उन्होंने मुझे जोर जोर से थप्पड़ मारे, इतनी ताकत से कि मेरी सुध बुध खो गई। सुबह 6 बजे जब आंख खुली तो शरीर में इतनी ताकत भी नहीं थी कि बिस्तर से उठ सकूं, लेकिन घर के जागने का समय हो चुका था। किसी तरह टूटते कदमों से बाथरूम पहुंची, नहाई, तैयार हुई और फिर चाय लेकर कमरे में गई। वही घड़ियाली आंसू, वही शर्मिंदगी, वही माफी, वही झूठे वादे। अब ये रोज का सिलसिला बन चुका था। रात को शराब और मेरे हिस्से में अपमान और दर्द। मैंने सवाल करना बंद कर दिया, क्योंकि सवाल करने पर दर्द और बढ़ जाता था। 2 महीने इसी तरह बीत गए। मेरा दर्द कम नहीं हुआ, बस मैं चुप होती चली गई। सास अक्सर पूछती, बहू खुशखबरी कब सुना रही हो।
मेरे पास कोई जवाब नहीं होता था, मैं सिर्फ सिर झुका लेती थी। आज मेरी शादी को 5 साल हो चुके हैं। इन 5 सालों में मुझे अपने पति का प्यार एक दिन भी नसीब नहीं हुआ। उन्होंने सिर्फ अपनी इच्छा पूरी की, वो भी मेरी इच्छा के बिना। फिर भी मैं माँ नहीं बन सकी। मैं अपना दर्द किसी से बांट नहीं सकती थी। माँ पिता तो बचपन में ही इस दुनिया से चले गए थे और जो चाचा चाची बचे थे उन्होंने भी मुझे पैसे के लालच में इस घर के साए में सौंप दिया। उस दिन के बाद मेरा कोई मायका नहीं रहा। इस घर में आते ही मेरा एक और नाम रख दिया गया, बांझ। प्रीति का नाम होते हुए भी मेरी पहचान, मेरी सुंदरता और मेरा अस्तित्व जैसे सब भुला दिया गया। चाहे जेठानियां हो या घर के बड़े बुजुर्ग, सबके मुंह पर बस वही एक शब्द रहता। अब तो हाल ये था कि मेरे साथ परायों जैसा नहीं बल्कि जैसे मैं कोई अछूत हूं, ऐसा व्यवहार होने लगा था। मेरे हाथ का बना खाना अलग, मेरा बैठना अलग, मेरा बोलना भी जैसे अपराध बन गया था। एक दिन मुझे पता चला कि मेरे पति की शादी से पहले एक प्रेमिका थी और मेरी शादी तय होते ही उस लड़की ने उन्हें छोड़ दिया था। उस अधूरी मोहब्बत और अपमान का सारा जहर वे मुझ पर उतारते थे। ये बात खुद विक्रम ने नशे में मुझे बताई थी। अगर मैं कुछ कहती या जरा सा भी विरोध करती तो उस दिन मेरी हालत उठने की भी नहीं होती थी। इसी डर और अपमान में 3 साल बीत गए। एक दिन मैंने खुद से सवाल किया, क्या सच में कमी मुझ में है? कम से कम एक बार सच्चाई तो जाननी चाहिए। मैं चुपचाप एक लेडी डॉक्टर के पास गई। जांच के बाद उन्होंने शांति से कहा, प्रीतिका, तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है, तुम बिल्कुल स्वस्थ हो। एक बार अपने पति का चेकअप भी करवा लो। ये शब्द मेरे लिए उम्मीद की पहली किरण थे। लेकिन जब मैंने ये बात अपने पति को बताई तो जैसे उनकी मर्दानगी पर चोट लग गई। उसी दिन मैंने जाना कि असली दर्द क्या होता है। उन्होंने बेल्ट उतारी और बिना कुछ सुने मुझे मारने लगे। मेरे शरीर पर एक एक करके जख्म उभरते चले गए। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन उस घर की दीवारों ने भी मेरी आवाज नहीं सुनी। मां से टूटकर मैं ठंडे फर्श पर गिर पड़ी। शरीर जल रहा था, आत्मा उससे कई ज्यादा लूलुहान थी। आंसू अपने आप बहते रहे और रोते रोते मैं बेहोश हो गई। सुबह सास की कड़क आवाज से नींद खुली। ओ महारानी, सोती ही रहेगी या कुछ काम भी करेगी? कहां से करम चली हमारे बेटे के नसीब में आ गई। मैं चुपचाप उठी, नहाई और घर के काम में लग गई। किसी ने एक बार भी नहीं पूछा कि रात को क्या हुआ था। एक दिन बड़ी जेठानी जमुना देवी ने साफ कहा, विक्रम की दूसरी शादी करवा दो, उसके बच्चे हो जाएंगे। इस बोझ को कब तक ढोते रहोगे? सास भी उसकी बात से सहमत हो गई और घर में चर्चा अपने बेटे के सुधार की नहीं, नई बहू की खोज की होने लगी। तब मैंने पहली बार अपने लिए सोचना शुरू किया, जब मेरे जीवन में बच्चा नहीं है तो मैं रोज रोज ये अपमान, ये मार, ये दर्द क्यों सहूं? मैंने फैसला कर लिया कि अब मुझे तलाक लेना ही होगा। डर बहुत था, लेकिन डर से बड़ा जीने का सवाल था। उसी रात मेरे पति फिर शराब पीकर घर आए। मैं बिस्तर पर लेटी थी। आते ही उन्होंने मेरी कमर पर लात मारी और मुझे जमीन पर गिरा दिया। गालियां देते हुए बोले, मैं आया हूं और तू सोई पड़ी है, जा खाना लेकर आ। मुझे भूख लगी है। मैंने आंसू निगले और उठी, खाना गरम किया और थाली उनके सामने रख दी। उन्होंने थाली मेरी ओर उछाल दी। इतना घटिया खाना बनाती है, तूने आज तक खाना बनाना भी नहीं सीखा। मैंने हाथ आगे करके खुद को बचाया। ना जाने कहां से थोड़ी सी हिम्मत आ गई। मैंने कांपती आवाज में कहा, मैं बांझ नहीं हूं। शराब पी पीकर आपने खुद को कमजोर कर लिया है। इतना सुनते ही उनकी आंखों में खून उतर आया। वे उठे, अपनी कमर से बेल्ट निकाली और जैसे ही मेरी तरफ बेल्ट घुमाने की कोशिश की, मैंने बेल्ट को अपने हाथ से कसकर पकड़ लिया और पूरी ताकत से उनसे छीन लिया। उस पल मैं बिस्तर से उठ चुकी थी। मेरे भीतर सालों से दबी हुई बेबसी, डर और अपमान जैसे एक साथ फूट पड़े। मैंने पूरी शक्ति से उन्हें धक्का दिया और वे शराब के नशे में संतुलन खोते हुए फर्श पर जा गिरे। लड़खड़ाते हुए उठे और बड़बड़ाने लगे, आज तुझे इस घर से बाहर निकाल दूंगा। उनकी आंखों में नफरत थी, आवाज में जहर। मैंने भी पलटकर वही आग उगल दी जो बरसों से मेरे सीने में जल रही थी। तुम जैसे जानवर के साथ रहना भी पाप है। आज ना जाने कहां से इतनी हिम्मत आ गई थी कि मैं अब और चुप नहीं रहना चाहती थी, ना सहना चाहती थी। बस फिर क्या था। उन्होंने गुस्से में कमरे का दरवाजा खोल दिया। बाहर पूरा तमाशा खड़ा था। मेरी सास, दोनों जेठानियां और दोनों जेठ
सब जैसे किसी नाटक का इंतजार कर रहे हों। मैं गुस्से और दर्द से कांपती हुई उन्हें देखती रही और फिर बोल पड़ी, तमाशा देखने आ गए हो? शर्म नहीं आती? अपने बेटे की कमी छुपाने के लिए मुझे दोष देते रहे और अब किसी और मासूम लड़की की बलि देने की सोच रहे हो। दूसरी शादी करने से पहले अपने बेटे का इलाज करवाओ, तब किसी और की जिंदगी को बर्बाद करना। मेरी आवाज में डर नहीं, सच्चाई थी। इतना सुनते ही सास चीख पड़ी, विक्रम क्या देख रहा है? अभी के अभी इसे घर से निकाल। मैंने भी साफ कह दिया, अब मुझे इस घर में नहीं रहना। मैं खुद ही जा रही हूँ। उस घर में जहाँ मैंने हर रिश्ता निभाया, हर जुल्म सहा, वही मैंने पहली बार अपने लिए फैसला लिया। रात के ठीक 11 बजे, बिना कोई बैग, बिना कपड़ों का जोड़ा, बिना पैसे, खाली हाथ और खाली जेब, मैं उस घर से बाहर निकल आई। मुझे नहीं पता था कि कहाँ जाना है, क्या करना है, किसके पास जाना है। बस इतना पता था कि अब मुझे उस नरक जैसी जिंदगी से आजादी चाहिए। पेट भूख से जल रहा था, सिर चकरा रहा था, क्योंकि उस दिन मैंने कुछ खाया भी नहीं था। मैं बिना दिशा जाने बस चलती चली जा रही थी, कभी सड़क के इस पार, कभी उस पार, जैसे कोई मंजिल ही ना हो। तभी अचानक सामने से एक कार आकर मेरे ठीक सामने रुकी। ड्राइवर गुस्से में चिल्लाया, मरना है क्या? ऐसे बीच सड़क पर कौन चलता है? कार की तेज रोशनी मेरी आंखों में पड़ी, सिर जैसे घूम गया, पैरों ने मेरा साथ छोड़ दिया और मैं वहीं सड़क पर गिरकर बेहोश हो गई। जब होश आया तो खुद को एक साफ शांत कमरे में बिस्तर पर पाया। बदन भारी था, सिर दर्द से फटा जा रहा था। आंखें खोली तो सामने लगभग 50 साल की एक खूबसूरत गरिमामयी औरत बैठी थी, जिनके चेहरे पर अजीब सी ममता थी। उन्होंने बहुत नरमी से कहा, उठ गई बेटी? उनके मुंह से बेटी शब्द सुनते ही मेरे भीतर कुछ टूट गया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने प्यार से मेरे सर पर हाथ रखा और पूछा, बताओ क्या हुआ? तुम कहाँ रहती हो? इतनी रात को सड़क पर क्या कर रही थी? मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी, बस हैरानी से उस कमरे को, उस सुरक्षित माहौल को और उस औरत को देखे जा रही थी। तभी मेरी नजर दीवार पर टंगी घड़ी पर पड़ी। रात के 2 बज रहे थे। इसका मतलब था कि मैं यहाँ लगभग 3 घंटे से बेहोश पड़ी थी। जब उन्होंने देखा कि मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ तो वे खुद ही हल्की सी हंसी के साथ बोली, मैं भी ना कैसी पागल औरत हूँ। पहले ये तो बताओ, कुछ खाओगी? सच कहूं तो मुझे बहुत जोरों की भूख लगी थी। पेट जैसे अंदर से जल रहा था। मैंने धीरे से हाँ में सर हिला दिया। वे तुरंत कमरे से बाहर चली गई और करीब 5 मिनट के बाद वापस आई। उनके हाथ में एक प्लेट थी जिनमें नमकीन, कुछ बिस्किट और केक के टुकड़े रखे थे। कमरे में आते ही उन्होंने कहा, इतनी रात हो गई है, खाना तो कुछ बचा नहीं है, अभी के लिए यही खा लो। मैंने बिना सर उठाए जल्दी जल्दी पूरी प्लेट खत्म कर दी, जैसे कई दिनों से भूखी रही हूँ। खाते समय मुझे ये भी होश नहीं था कि मैं कितनी तेजी से खा रही हूँ। जब प्लेट खाली हो गई और मैंने नजर उठाई तो देखा वे मुझे बड़े ध्यान से देख रही थी और चेहरे पर एक अजीब सी अपनापन भरी मुस्कान थी। थोड़ी झिझक के साथ मैंने कहा, वो आंटी जी, आज मैंने दिन भर कुछ खाया नहीं था, इसलिए बहुत ज्यादा भूख लगी थी। उन्होंने नरमी से पूछा, और खाना चाहिए? मैंने सिर हिलाकर मना कर दिया। फिर उन्होंने प्यार से कहा, अच्छा अब बताओ कहाँ से आई हो और तुम्हारे पति कहाँ है? उनके सवाल ने मेरे दिल को जैसे जकड़ लिया। मैंने बस इतना ही कहा, आंटी जी, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। और फिर मेरी आवाज खुद ब खुद चुप हो गई। वे शायद समझ गई थी कि इस वक्त सवाल करना ठीक नहीं है। उन्होंने बस इतना कहा, अभी आराम करो, कल बात करेंगे, और कमरे से बाहर चली गई। मेरी आंखों में नींद कहाँ थी। दिमाग में बार बार वही दृश्य घूम रहे थे, मार, गालियां, घर से निकाला जाना और वह अंधेरी सड़क। सोचते सोचते सुबह के 5 बज गए। तब कहीं जाकर मेरी आंखें भारी हुई और मैं सो गई। किसी ने मुझे डिस्टर्ब नहीं किया। मैं सीधी दोपहर 12 बजे उठी। पिछले 5 सालों में ये पहली बार था जब मैं 12 बजे तक सोई थी। उठते ही मुझे अजीब सा सुकून महसूस हुआ, जैसे शरीर और मन दोनों ने पहली बार चैन की सांस ली हो। जल्दी से उठकर मुंह धोया और जैसे ही कमरे से बाहर आई, मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। इतना खूबसूरत घर मैंने अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार देखा था। नीचे एक बहुत बड़ा हॉल था, चारों तरफ सजे धजे सोफे,
बीच में एक बड़ी सेंटर टेबल, दूसरी ओर डाइनिंग टेबल रखी थी। एक तरफ खुला सा किचन था और उसके पास ऊपर जाने के लिए घुमावदार सीढ़ियां बनी हुई थी। नीचे 3 कमरे दिख रहे थे। ऊपर क्या था ये देखने का मौका अभी नहीं मिला था। सामने वाले सोफे पर वही औरत बैठी थी और उनके पास करीब 3 साल की एक छोटी सी बच्ची खेल रही थी। जैसे ही उनकी नजर मुझ पर पड़ी, उन्होंने तुरंत प्यार से कहा, इधर आओ बेटी। पता नहीं क्यों उनके मुंह से बेटी शब्द सुनते ही मेरा दिल भर आया। ये शब्द तो जैसे मैं कब की भूल चुकी थी। इस घर में आने के बाद मुझे 3 ऐसी बातें मिली जिन्होंने मेरे मन में यही रुक जाने की चाह जगा दी। पहली, मैं बिना डर के चैन से सो पाई थी। दूसरी, ये घर किसी सपने के महल जैसा था। और तीसरी, उस औरत का मुझे इतने अपनेपन से बुलाना। मैं उनके पास जाकर बैठी तो उन्होंने सबसे पहले किचन की तरफ आवाज लगाई, रामू चाय लेकर आना। तभी वह छोटी बच्ची मासूमियत से बोली, दादी ये आंटी कौन है? उन्होंने उसके सर पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराकर कहा, रिया बेटा, ये घर की मेहमान है। चाय पीने के बाद मैंने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, अच्छा आंटी जी, अब मैं चलती हूँ, मुझे काम की तलाश भी करनी है। उन्होंने मुझे एक पल ध्यान से देखा, जैसे मेरी आंखों के भीतर छुपा दर्द पड़ रही हो। फिर बहुत शांति और गंभीरता से पूछा, क्या तुम अपने घर से भागकर आई हो? मैंने कहा, नहीं आंटी जी, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? उन्होंने मेरी बात का जवाब देने की बजाय मेरे शरीर पर पड़े बेल्ट के गहरे निशानों को ध्यान से देखा और फिर बहुत गंभीर स्वर में पूछा, फिर ये तुम्हारे शरीर पर चोटों के निशान कैसे हैं? ये यूं ही तो नहीं पड़ गए होंगे? उनकी आवाज में सवाल से ज्यादा चिंता थी। मैं घबरा गई और उनकी बात काटते हुए इधर उधर देखने लगी। तभी मुझे दीवार पर लगी तस्वीरें दिखी और मैंने बात बदलते हुए कहा, आंटी जी, रिया की माँ नजर नहीं आ रही? उन्होंने एक लंबी सांस ली और कहा, रिया की माँ को गुजरे 2 साल हो गए हैं। जब रिया सिर्फ 1 साल की थी तब मोनिका का एक कार एक्सीडेंट में देहांत हो गया था। तब से रिया को मैंने ही पाला है। ये कहते हुए उनकी आंखें भर आई। फिर उन्होंने वही सवाल थोड़े और अपनत्व से दोहराया। मैं उनकी ओर देखती रही और अचानक मेरे भीतर कुछ टूट गया। मैं उनके घुटनों के पास बैठ गई और अपना चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने मेरे सर पर हाथ फेरते हुए बहुत प्यार से पूछा, बताओ बेटी, क्या हुआ था? फिर भी मैं हिम्मत नहीं कर पा रही थी कुछ कहने की। उन्होंने फिर से मेरे सर पर हाथ रखा और बेहद ममता से कहा, क्या अपनी माँ को भी नहीं बताओगी? ये सुनते ही मेरे सब्र का बांध टूट गया, क्योंकि मेरा दुख बांटने वाला आज तक कोई नहीं था। किसे बताती मैं? उसी पल मैंने अपने जीवन की पूरी किताब शुरू से अंत तक उनके सामने खोल दी। माँ बाप का बचपन में चले जाना, चाचा चाची का मुझे पैसों के बदले सौंप देना, शादी, ताने, मार, अपमान, एक एक करके सब कुछ कहती चली गई। मेरी कहानी सुनते सुनते आंटी जी का चेहरा पत्थर सा हो गया। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई इंसान इतना भी जालिम हो सकता है। मेरी बात खत्म होते ही मैंने कहा कि अब मुझे चलना चाहिए आंटी जी। उन्होंने मुझे प्यार से अपने पास बिठाया और कहा, देखो बेटी, क्या तुम रिया की देखभाल कर सकोगी? भगवान भी कैसे कैसे जुल्म करता है। इस मासूम को माँ का प्यार तक नसीब नहीं हुआ। मेरे भीतर पहले ही इस घर में रहने की चाह जाग चुकी थी। मैंने तुरंत सिर हाँ में हिला दिया और कहा, ठीक है आंटी जी, आज से मैं रिया का पूरा ध्यान रखूंगी। मैंने रिया को अपने पास बुलाया, रिया इधर आओ। वह खुशी खुशी मेरे पास आकर बैठ गई और हम दोनों खेलने लगे जैसे बरसों का रिश्ता हो। दोपहर का खाना मैंने रिया को खिलाया, फिर उसे उसके कमरे में सुला दिया। शाम को उठाकर उसे दूध पिलाया। वह मेरे साथ खेलती रही। रात को खाना खिलाकर सुलाया भी मैंने ही। अगले दिन सुबह अपने समय पर 6 बजे उठी। नहाने के बाद वही कपड़े पहन लिए, क्योंकि मेरे पास और कपड़े थे ही नहीं। बाहर आई तो देखा पूरा घर खाली था। नीचे हॉल में गई, फिर किचन में जाकर सामान ढूंढने लगी। अपने लिए चाय बना ही रही थी कि बाहर से आवाज आई, रामू, मेरे लिए एक मस्त चाय बना दो, बहुत थक गया हूँ। मैंने मुड़कर देखा। करीब 32 साल का एक लंबा चौड़ा आदमी काले रंग का सूट पहने सामने खड़ा था। मैंने जो चाय बनाई थी उसे जाकर उनके सामने रख दिया। वे मुझे सिर से पैर तक घूरते हुए बोले, तुम कौन हो और रामू काका कहाँ है? सुबह सुबह ऐसे घर के अंदर कैसे आ गई हो? उनके सवाल ने मुझे चौंका दिया। फिर भी मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं रिया की देखभाल के लिए आई हूँ। मगर आप कौन हैं?
वे चौंक कर बोले, मेरे ही घर में खड़ी होकर मुझसे सवाल, इतनी हिम्मत कैसे? फिर खुद ही बोले, मैं रिया का पापा हूँ। मैं हैरानी से उनकी ओर देखती रह गई और बोली, मुझे क्या पता था कि आप रिया के पापा हैं। मैं तो अभी अभी यहाँ आई हूँ। इतनी सुबह कोई यूं ही घर में आ जाए तो सवाल करना तो पड़ता है। अच्छा ठीक है ठीक है, उन्होंने थोड़ा शांत होते हुए कहा कि ये बताओ कहाँ से आई हो और पहले कभी बच्चों को पाला है? जैसे ही मैंने अपना नाम बताया उनका गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने तेज आवाज में पूछा कि तुम्हें यहाँ किसने रखा है? तब मैं डरते डरते बोली कि आंटी जी ने। इतना सुनते ही वे और भड़क गए और बोले कि माँ तो बिल्कुल पागल हो गई है। मैं उदास होकर वहीं चुपचाप खड़ी रह गई। कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर उन्होंने गुस्से में कहा कि क्या मेरे सर पर ही खड़ी रहोगी? जाओ अपना काम करो। भारी मन से मैं किचन में जाकर एक टेबल के पास बैठ गई। दिल में डर और बेइज्जती का एहसास था। थोड़ी देर बाद आंटी जी की आवाज आई, प्रीतिका उठ गई हो तो रिया को भी उठा लो। मैं बाहर आई तब तक रिया के पापा जा चुके थे। मैंने रिया को उठाया, नहलाया, तैयार किया और नीचे ले आई। मेरे चेहरे की उदासी आंटी जी से छुपी नहीं। उन्होंने पूछा तो मैंने सुबह की सारी बात बता दी। सब सुनकर वे बोली कि मोनिका के जाने के बाद उनका बेटा बहुत चिड़चिड़ा हो गया है। वह उससे बहुत प्यार करता था और बस कोई उसकी खोई मुस्कान लौटा दे तो उन्हें सुकून मिल जाएगा। पूरा दिन मैं यही सोचती रही। रिया ने भी मेरी उदासी देख ली और पूछा कि आपको क्या हुआ है आंटी? मैं चुप रही तो दादी ने उसे बता दिया कि आज पापा ने आंटी को डांटा है। शाम को जब रिया के पापा घर आए तो रिया मेरी गोद में थी। उन्होंने उसे बुलाया लेकिन रिया ने कहा कि आप गंदे हो, आपने आंटी को डांटा क्यों? और वे मुझसे और चिपक गई। मैंने उसे समझाया कि ये आपके पापा हैं, पापा से ऐसे बात नहीं करते, चलो सॉरी बोलो। उसने सॉरी कहा लेकिन उनके पापा की नजरें मुझ पर टिक गई। मैं रिया को उठाकर उसके कमरे में सुलाने चली गई। नीचे आई तो वे सोफे पर बैठे थे। मुझे बुलाकर बोले कि अब तुम मेरी बच्ची को मेरे खिलाफ भड़का रही हो। मैं तुम जैसी औरतों को जानता हूँ। बच्चा चोर गिरोह की हो तुम। अभी निकल जाओ मेरे घर से या मैं पुलिस बुलाता हूँ। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। पहले मार, फिर तलाक और अब बच्चा चोर का इल्जाम। रोते हुए मैंने कहा कि साहब जी पुलिस को मत बुलाइए, मैं अभी चली जाती हूँ। और बिना पीछे देखे घर से बाहर निकल गई। बाहर आकर फिर वही सवाल सामने था कि अब कहाँ जाऊं। 5 सालों में बस 2 दिन की खुशी मिली थी और फिर सब छिन गया। मन में यही चल रहा था कि सब मर्द एक जैसे होते हैं, किसी औरत की भावनाओं की किसी को परवाह नहीं। इन्हीं ख्यालों में चलते हुए अचानक मैंने देखा कि कुछ लड़के एक अकेले लड़के को मार रहे थे। वह बचने की कोशिश कर रहा था, तभी उनमें से एक ने चाकू निकालकर उसके पेट में घोंप दिया। मोबाइल छीना और सब भाग गए। वह लड़का वहीं गिर पड़ा, खून से लथपथ और बेहोश। मैं बिना कुछ सोचे उसकी तरफ भागी, उसे उठाने की कोशिश की और आसपास देखा लेकिन मदद के लिए कोई भी नहीं था। रात के करीब 10 बजे का समय था। सड़क बिल्कुल खाली पड़ी थी और आसपास कोई हलचल नहीं थी। मन में यही चल रहा था कि अगर अभी कुछ नहीं किया तो पता नहीं इस लड़के का क्या होगा। इसलिए डर के बावजूद मैं उसे अकेले ही सामने वाले अस्पताल तक ले जाने लगी। तभी रास्ते में 2 आदमी दिखाई दिए जो उधर से गुजर रहे थे। मैंने उनसे हाथ जोड़कर मदद मांगी, इस लड़के को सामने वाले अस्पताल तक पहुंचा दीजिए। उन्होंने मेरी बात मानी, लड़के को अस्पताल तक पहुंचाया और बिना कुछ कहे जल्दी से वहां से चले गए। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर ने तुरंत इलाज शुरू किया और मुझसे पूछा कि ये आपके कौन हैं। उस पल मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि क्या जवाब दूं, इसलिए मैंने सच सच बता दिया कि ये लड़का मुझे सामने सड़क पर बेहोशी की हालत में मिला था और मैं इन्हें यहाँ लेकर आई हूँ। डॉक्टर ने इलाज जारी रखा और लड़के की जेब से एक विजिटिंग कार्ड निकाला। उस पर लिखे नंबर पर फोन करके उसके घर वालों को सूचना दे दी। वह अस्पताल कोई बहुत बड़ा नहीं था, बल्कि एक छोटे से घर में बना नर्सिंग होम था, जिसमें 3 कमरे थे, लेकिन फिर भी वहां इलाज की पूरी व्यवस्था थी। इलाज के दौरान मैं उसी लड़के के बेड के पास बैठी रही। करीब सुबह 4 बजे अचानक अस्पताल में मिस्टर राजीव की तेज आवाज गूंजी, डॉक्टर डॉक्टर कोई है यहाँ? और उसकी आवाज पूरे अस्पताल में गूंजने लगी। डॉक्टर तुरंत आवाज की दिशा में गए और तभी एक घबराया हुआ शख्स अंदर आया।
उसने डॉक्टर से भारी आवाज में पूछा कि मेरा भाई कहाँ है और उसे क्या हुआ है। उसकी आवाज में चिंता साफ झलक रही थी और मैं समझ गई कि ये इस लड़के का भाई है। डॉक्टर ने उसे बताया कि अब उसका भाई ठीक है और अंदर कमरे में है। जैसे ही कमरे का दरवाजा खुला वह अंदर आया और अपने भाई से पूछा कि छोटे, क्या हुआ तुझे और किसने ये सब किया। तभी उसकी नजर मुझ पर पड़ी और मेरी सांस वहीं अटक गई। मैं कमरे से बाहर निकलने लगी तो उसने गुस्से में कहा कि मैंने तुम्हें कहा था ना मेरे घर परिवार से दूर रहने के लिए। तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? अभी पुलिस बुलाऊं क्या? मैंने बस इतना ही सुना और बिना कुछ कहे वहां से निकलकर अस्पताल से बाहर आ गई। अब सवाल ये था कि जाऊं तो जाऊं कहां, क्योंकि समय सुबह 4 बजे का था और दिमाग बिल्कुल खाली हो चुका था। मैंने सोचा कि उजाला होने तक यहीं रुक जाती हूँ ताकि कुछ समझ आ सके कि आगे क्या करना है। इसलिए अस्पताल के बाहर साइड में रखी एक बेंच पर बैठ गई और थकान के कारण बैठे बैठे ही मुझे नींद आ गई। अस्पताल के अंदर जब डॉक्टर फिर से उस लड़के के कमरे में गए तो उन्होंने मिस्टर राजीव से पूछा कि वह लड़की कहाँ है जो आपके भाई को यहाँ लेकर आई थी। ये सुनकर मिस्टर राजीव चौंक गए और बोले, क्या वही लड़की मेरे भाई को यहाँ लाई थी? डॉक्टर ने बताया कि हाँ, उसी लड़की ने कहा था कि 2 लड़कों ने चाकू मारकर इसका मोबाइल छीन लिया और वही लड़की इसे सड़क से उठाकर यहाँ लाई थी, लेकिन वह बिना बताए कहीं चली गई। घड़ी देखने पर समय 4:30 हो चुका था। मिस्टर राजीव तुरंत खड़े हुए और डॉक्टर से बोले कि मेरे भाई के पास नर्स का इंतजाम कर दीजिए, मैं अभी आया 5 मिनट में। ये कहकर वे अस्पताल के बाहर आए और जैसे ही कार की तरफ बढ़े उनकी नजर बाहर साइड में रखी बेंच पर गई जहां मैं सोई हुई थी। वे मेरे पास आए और मुझे उठाते हुए बोले, ए लड़की सुनो। और मैं आवाज सुनते ही नींद से जाग गई और देखा कि सामने मिस्टर राजीव खड़े थे। मैंने हड़बड़ाते हुए उनसे कहा, साहब पुलिस को मत बुलाइए, मैं सुबह होते ही यहाँ से चली जाऊंगी। रात में कहाँ जाऊं, बहुत डर लग रहा है। ये सुनकर मिस्टर राजीव ने मुझे वापस हॉस्पिटल के अंदर बुलाया और बस इतना ही कहा, जो कुछ भी हुआ उसके लिए सॉरी। मैं गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल गया था। तुमने मेरे भाई की जान बचाई है, मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। बताओ तुम्हें कितना पैसा चाहिए? मैंने तुरंत जवाब दिया, साहब मैंने कोई एहसान नहीं किया, ना ही ये सब पैसों के लिए किया। आपके भाई की जगह कोई और भी होता तो मैं यही करती। मैं कोई बच्ची चोर नहीं हूँ, मैं मजबूरी में काम ढूंढ रही हूँ। मैं पढ़ी लिखी हूँ, MSc पास स्टूडेंट हूँ और कोई भी काम कर सकती हूँ। मेरी बात सुनकर मिस्टर राजीव शर्मिंदा हो गए। उन्होंने दोबारा माफी मांगी और कहा, मैं बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता हूँ, मुझे माफ कर दो और जो कुछ भी हुआ मेरी माँ को मत बताना। मैंने भी कहा कि मैं नहीं बताऊंगी। बात करते करते सुबह के 6 बज गए, पूरी तरह उजाला हो चुका था। मैंने उनसे कहा कि अब आप घर जाइए, मैं यहीं हूँ और आपके भाई को संभाल लूंगी। उन्होंने थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा कि पक्का तुम संभाल लोगी? मैंने कहा कि हाँ, आप जाइए वरना घर में सब चिंता करेंगे। उसके बाद मिस्टर राजीव वहां से चले गए और मैं उनके भाई के पास आकर बैठ गई। सुबह करीब 10 बजे उनकी माँ हॉस्पिटल पहुंची और अपने बेटे अरुण को देखने कमरे में आई। हॉस्पिटल का कमरा बहुत छोटा था, सब लोग अंदर नहीं आ सकते थे, इसलिए उनकी माँ कमरे में रुक गई और मैं और राजीव बाहर आ गए। बाहर आते ही राजीव ने पहली बार बहुत प्यार से मेरा नाम लिया, प्रीतिका जी। मैंने चौंक कर उनकी तरफ देखा तो उन्होंने कहा कि मुझे आपके बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए रात में आपसे गलत बातें बोल दी। आज सुबह सब जानकर मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत था। मैंने शांत स्वर में कहा कि मुझे इसकी आदत है, मैं ऐसी बातें रोज सुनती हूँ, बस पुलिस वाली बात से डर गई थी क्योंकि पहले ही लोग मुझे तरह तरह के नाम दे चुके हैं। अगर पुलिस आ जाती तो और बदनामी हो जाती। ये सुनकर राजीव ने अपनी गलती मानी और कहा कि बताइए आपको क्या सजा देना पसंद है। ये पहली बार था जब मैंने किसी आदमी को अपनी गलती मानकर सजा मांगते सुना।
मैंने कहा कि मैं किसी को सजा देने वाली नहीं हूँ। वैसे भी सब मर्द एक जैसे होते हैं। आज कुछ और कह रहे हैं, कल फिर वही दर्द मिलेगा। राजीव ने कहा कि मेरी जिंदगी में अब कुछ बचा नहीं था, इसलिए मैं ऐसा बन गया था, लेकिन आज के बाद मैं कभी किसी बात पर गुस्सा नहीं करूंगा। बस आप मेरी बेटी रिया का ध्यान रख लेना। मैंने भी कहा कि आप रिया की चिंता मत कीजिए, मैं उसे कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। तभी राजीव की माँ बाहर आ गई और राजीव ने कहा कि माँ, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मैं निकलता हूँ। प्रीतिका को भी नीचे छोड़ देना, रात भर की जागी है, आराम कर लेगी। आंटी मुझे अपने साथ जबरदस्ती घर ले गई। घर पहुंचने के बाद राजीव ऑफिस चले गए और मैंने थोड़ी देर में गहरी नींद ली। शाम को उठने के बाद मैं रिया के साथ बैठी थी और उसने मासूमियत से कहा, आंटी आपके कपड़े कितने गंदे हैं, आप इन्हें बदल लो। मैंने हंसकर कहा, पर आंटी के पास कपड़े ही नहीं हैं। ये सुनकर रिया मुझे ऊपर ले गई, अपनी माँ की एक साड़ी निकालकर बोली, आंटी ये पहन लो। मैंने देखा मेरे कपड़ों पर खून के निशान थे, तो मैंने जल्दी से साड़ी पहन ली। रिया ने खुश होकर कहा, अब आप बहुत अच्छी लग रही हो। रात को जब राजीव घर आए तो मैं रिया को खाना खिला रही थी। मुझे साड़ी में देखकर राजीव गुस्से से लाल हो गए और बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये साड़ी पहनने की, किसने दी तुम्हें ये साड़ी? तभी रिया बोली, पापा ये साड़ी मैंने आंटी को दी है। ये सुनते ही राजीव ने गुस्से में रिया को एक थप्पड़ मारा और फिर मुझसे कहा, अभी के अभी ये साड़ी उतारो और अपने कमरे में जाओ। और ये कहकर वे कमरे में चले गए। मैंने रिया को प्यार से चुप कराया, उसे उसके कमरे में सुलाया और फिर साड़ी बदलकर राजीव के कमरे में गई। साड़ी उन्हें वापस देते हुए साफ शब्दों में कहा कि आपको बच्चे पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, आपने बहुत गलत किया है। ये कहकर बिना रुके मैं वापस अपने कमरे में आ गई। सुबह नींद खुली तो सबसे पहले घड़ी देखी, 7 बज रहे थे। मैं घबराकर उठी और बाहर आई तो पूरे घर में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। मन थोड़ा भारी था, फिर भी मैंने खुद को संभाला, अपने लिए चाय बनाई और चाय पीने के बाद डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। तभी देखा कि राजीव जी पूरी तरह तैयार होकर सामने खड़े थे। मैंने सहज ही पूछ लिया कि सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल जा रहा हूँ, ना जाने क्यों। मैं भी उनके साथ हॉस्पिटल चली गई। वहां पहुंचकर उन्होंने आंटी जी को घर भेज दिया और हम दोनों वहीं रुक गए। कुछ देर बाद राजीव ने धीमी आवाज में कहा कि कल रात के लिए सॉरी, मुझे अपनी सुहागरात वाली बात याद आ गई थी। ये सुनकर मैंने उनसे कहा कि एक बात कहना चाहती हूँ, बुरा मत मानिए। तो उन्होंने मेरी तरफ देखते हुए कहा कि खुलकर बोलिए। तब मैंने उन्हें बताया कि मेरे पति ने सुहागरात वाले दिन मेरे साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया था और अगले दिन सॉरी बोल दिया, लेकिन फिर वही गलती दोहराई, पहले कुछ दिनों तक, और फिर ये रोज की आदत बन गई। हर बार सॉरी और फिर वही सब। मैंने उनसे कहा कि आप मेरी बात समझ रहे होंगे। राजीव ने कहा कि वह बदलने की कोशिश करेंगे। तो मैंने साफ कह दिया कि वादा मत कीजिए, करके दिखाइए, क्योंकि वादों से कुछ नहीं बदलता। मैंने ये भी कहा कि आपकी बदलने से मुझे खुशी होगी, लेकिन ये बात मैं अपने लिए नहीं आपके लिए कह रही हूँ, क्योंकि मुझे क्या फर्क पड़ेगा। आज आप छोटे जानवर हैं, कल बड़े जानवर बन जाएंगे, नुकसान आपका ही होगा। मेरी ये बात सुनकर राजीव ने सिर झुका लिया और बिना कुछ कहे बाहर चले गए। सुबह करीब 10 बजे आंटी जी हॉस्पिटल आई और हमें फिर से घर भेज दिया। घर पहुंचकर मैंने रिया को उठाया, नीचे लेकर आई और उसके लिए दूध गर्म किया। राजीव सामने बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। रिया ने दूध खत्म किया और उठते ही गुस्से में बोल गई कि आप गंदे हो, मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। मैंने राजीव से कहा कि आप जाइए, मैं उसे समझा दूंगी, और वे ऑफिस के लिए निकल गए। मैं रिया के कमरे में गई तो वह बिस्तर पर उदास बैठी थी। मैंने प्यार से पूछा कि मेरी रिया को क्या हुआ? तो वह बोली कि पापा गंदे हैं, मैं उनसे कभी बात नहीं करूंगी। आंटी आप भी मत करना। मैंने उसे समझाया कि ऐसे नहीं बोलते बेटा, जब हम गलती करते हैं तो भगवान हमें सजा देते हैं और हमारे मम्मी पापा ही हमारे भगवान होते हैं, इसलिए अगर उनसे गलती हो जाए तो हमें उनसे नफरत नहीं करनी चाहिए। उसने मासूमियत से पूछा कि अगर गलती हो जाए तो फिर क्या करते हैं? तो मैंने बिल्कुल उसी मासूम भाषा में कहा कि अगर गलती हो जाए तो सॉरी बोलना चाहिए, और फिर उससे कहा कि अगर पापा से गलती हुई है
उन्हें सॉरी बोलना चाहिए। अगर आपने गलती की है तो आप पापा को सॉरी बोलो। रिया को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसकी आंखों में पछतावा साफ दिख रहा था। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने धीरे से कहा कि वह पापा के आने पर उनसे सॉरी बोलेगी। उसकी बात सुनकर मेरा मन थोड़ा हल्का हो गया और फिर वह बच्चों की तरह मस्ती करने लगी। शाम को उस दिन राजीव ऑफिस से जल्दी आ गए। वे नीचे हॉल में सोफे पर बैठे। रामू काका ने उन्हें पानी दिया। उनके चेहरे पर थकान थी लेकिन आंखों में सुकून झलक रहा था। थोड़ी देर बाद रिया मेरे साथ कमरे से बाहर आई। पापा को देखते ही वह दौड़कर उनके पास गई और उनका हाथ पकड़कर बोली कि उसे माफ कर दे, वह आगे से कभी गलती नहीं करेगी। राजीव ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा। रिया ने मेरी तरफ देखा, मुस्कुराकर थैंक्स कहा। फिर राजीव ने कहा कि जल्दी से तैयार हो जाओ, हम अभी घूमने चलेंगे। रिया ने मासूमियत से कहा कि आंटी के पास तो कपड़े नहीं हैं, वे क्या पहनेंगी। राजीव ने सहजता से जवाब दिया कि तुम मेरे कमरे से जो कपड़े पसंद हो पहन लेना और जल्दी तैयार होकर आ जाना। उनकी बात सुनकर दिल में अजीब सी हलचल हुई और हम दोनों खुश हो गए। जाने से पहले मैंने शकुंतला देवी जी से इजाजत मांगी। उन्होंने खुशी खुशी अनुमति दे दी क्योंकि बहुत दिनों बाद उन्होंने अपने बेटे में बदलाव देखा था। ये मेरी जिंदगी में पहली बार था जब मैं किसी के साथ ऐसे घूमने जा रही थी। जाते जाते राजीव ने पीछे से कहा कि नीला रंग उसका फेवरेट है। उस समय मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उनके कमरे में पहुंची तो देखा कि खिड़कियों के पर्दे भी नीले थे और कमरे में सादगी थी। कोई सोफा नहीं था। जब मैंने अलमारी खोली तो लगभग सारी साड़ियां नीले रंग की थी, कुछ ही अलग रंगों की थी। तभी उनकी बात का मतलब समझ आया। क्या ये किसी नए रिश्ते की शुरुआत थी? मेरे मन में कई सवाल उठे लेकिन मैंने उन्हें दबा दिया। मैंने एक डार्क नीली साड़ी पहनी और तैयार होकर बाहर आ गई। हम घर से निकले। पहले रिया को पार्क घुमाया, फिर उसके लिए कपड़े खरीदे और रेस्टोरेंट में खाना खाया। रात को जब हम घर लौटे तो शकुंतला देवी जी आंगन में बैठी थी। अपने बेटे के चेहरे पर मुस्कान देखकर उन्हें बहुत अच्छा लगा। वह बेटा जो कभी मोनिका के कपड़ों को हाथ तक लगाने नहीं देता था, उसने आज प्रीतिका को अपनी पत्नी के कपड़े पहनने के लिए दे दिए थे। ये वाकई ही बहुत बड़ी बात थी। घर पहुंचकर मैंने रिया को दूध पिलाया, उसे उसके कमरे में सुलाया और फिर नीचे आ गई। देखा राजीव फिर वहीं बैठे थे। मेरे पास आते हुए उन्होंने कहा, थैंक्स प्रीतिका जी, आज आपकी वजह से मुझे मेरी बेटी वापस मिल गई। मैंने भी मुस्कुराकर कहा, वैसे थैंक्स तो मुझे भी आपको कहना चाहिए क्योंकि आपकी वजह से आज मैंने जिंदगी में पहली बार इतना खुलकर एंजॉय किया। उन्होंने हल्के से कहा, अब सो जाइए। जाते जाते रुककर बोले, आज आप बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैंने जवाब दिया, थैंक्स, वैसे मेरा फेवरेट कलर क्रीम है, और मुड़कर अपने कमरे में चली गई। एक सुख दिन की वही समाप्ति हुई। अगली सुबह उठकर चाय पी और सोफे पर बैठ गई। थोड़ी देर में राजीव तैयार होकर आए और हम हॉस्पिटल के लिए निकल पड़े। आज उन्होंने क्रीम कलर का सूट पैंट पहन रखा था। उन्हें देखकर मेरे मन में एक हल्का सा सवाल उठा, क्या उनके दिल में भी वही कहानी चल रही है जो मेरे दिल में है? अस्पताल पहुंचकर अरुण का हाल जाना और फिर वापस लौट आए। रास्ते में राजीव ने मुझसे कहा, प्रीतिका जी, मेरी पुरानी सेक्रेटरी काम छोड़कर चली गई है, तो क्या आप मेरी सेक्रेटरी बनेंगी? मैं हैरानी से उनकी तरफ देखने लगी। उन्होंने हंसते हुए कहा, ऐसे क्या देख रही हैं? मैंने कोई आई लव यू तो नहीं बोल दिया? मैंने झिझकते हुए कहा कि मैंने आज तक कभी बाहर काम नहीं किया। इस पर अजीब बोले, उसमें क्या है, जैसे आप घर संभालती हैं वैसे ही ऑफिस और मेरे काम को मैनेज कर लेंगी। मुझे पूरा भरोसा है कि आप ये जिम्मेदारी अच्छे से निभा लेंगी। मैंने हिम्मत जुटाकर हाँ कह दी और कहा कि कल से ज्वाइन कर लूंगी। मुझे घर छोड़ने के बाद जब वे जाने लगे तो मैंने भी कह दिया, आज आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं। राजीव ने गाड़ी आगे बढ़ाते हुए बस इतना कहा, थैंक्स। मैं घर आ गई और हल्की सी खुशी के साथ नई साड़ी पहनकर रिया के साथ बैठ गई। आज अरुण जी को भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कराकर लाना था, इसलिए ऑफिस से लौटते ही राजीव हॉस्पिटल गए और वहां से अरुण जी को लेकर घर आ गए।
घर पहुंचते ही आंटी जी ने अरुण को नीचे वाले कमरे में ही रहने को कहा, क्योंकि उनकी तबीयत अभी ठीक नहीं थी और बार बार सीढ़ियां चढ़ना उतरना उनके लिए मुश्किल हो सकता था। मैंने तुरंत कह दिया कि कोई बात नहीं, मैं सोफे पर ही सो जाऊंगी। ये सुनकर आंटी जी ने प्यार से डांटते हुए कहा, सोफे पर क्यों, तुम ऊपर रिया के कमरे में सो जाओ। रिया ये सुनते ही खुशी से उछल पड़ी। उसके चेहरे की चमक देखकर मेरा मन भी भर आया। मैंने गौर किया कि उसी पल राजीव के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान आ गई थी। रिया की खुशी समझ में आ रही थी, लेकिन राजीव की मुस्कान का कारण मेरी समझ से बाहर था। खाना खाने के बाद मैं रिया को लेकर ऊपर उसके कमरे में चली गई। वो मुझसे लिपटकर सो गई, जैसे उसे डर हो कि कहीं मैं दूर न चली जाऊं। उस रात नींद तो आई, लेकिन मन में कई सवाल भी करवटें लेते रहे। सुबह बहुत जल्दी आंख खुल गई। नहाकर मैं मंदिर चली गई। कह सकती हूँ कि बहुत समय बाद मंदिर गई थी, क्योंकि जिंदगी के अनुभवों ने भगवान पर से मेरा भरोसा लगभग छीन लिया था। मंदिर में खड़े होकर मैंने भगवान से माफी भी मांगी और धन्यवाद भी किया उन चीजों के लिए जिनकी मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी। सुबह करीब 7 बजे जब मैं वापस आई तो रामू काका ने मुझे चाय दी। ये पहली बार था जब उन्होंने अपने हाथों से मुझे चाय पिलाई और उस साधारण सी बात में भी अपनापन महसूस हुआ। मैं तैयार होकर बैठी ही थी कि राजीव आ गए। नाश्ता करने के बाद उन्होंने सहजता से पूछा, रेडी है प्रीतिका जी? मैंने बिना कुछ कहे बस सिर हिला दिया। हम ऑफिस के लिए निकल पड़े। ये मेरे जीवन का बिल्कुल नया अनुभव था। पहली बार बाहर की दुनिया को इस तरह करीब से देख रही थी। कल पहली बार घूमना और आज पहली बार ऑफिस जाना, जैसे जिंदगी एक साथ कई दरवाजे खोल रही हो। ऑफिस पहुंचकर मैंने उनसे कहा कि आप आगे चलिए, मैं पीछे पीछे आ रही हूँ। जैसे ही मैं ऑफिस के गेट से अंदर जाने लगी, गार्ड ने मुझे रोक लिया और पूछा कि किससे मिलना है। मैंने शांत स्वर में कहा कि मुझे मिस्टर राजीव से मिलना है। उसने रूखे अंदाज में कहा कि अभी साहब बहुत बिजी हैं, 2 बजे के बाद आइएगा। मुझे अजीब लगा, फिर भी मैंने दोबारा कहा कि राजीव जी ने ही मुझे बुलाया है, आप उनसे कह दीजिए कि प्रीतिका आई है। लेकिन उसने मेरी बात अनसुनी कर दी और मुझे बाहर जाने को कहने लगा। उसी समय सामने से राजीव आते हुए दिखे। उन्होंने मुझे गेट पर खड़ा देखकर पूछा, क्या हुआ प्रीतिका, यही क्यों रुक गई? अंदर आओ ना। ये सुनते ही गार्ड के चेहरे का रंग उड़ गया। वह घबरा गया और माफी मांगते हुए बोला कि सर से शिकायत मत कीजिएगा, गलती हो गई। गेट खुला और मैं अंदर आ गई। अंदर जाते ही राजीव ने पूछा कि तुम मेरे साथ क्यों नहीं आई? मैंने गार्ड की तरफ एक नजर डालते हुए कहा कि मैं देखना चाहती थी कि ऑफिस में लोग कैसे काम करते हैं। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, तो क्या देखा? मैंने सच बोल दिया, काम तो अच्छा करते हैं, बस सामने वालों को थोड़ा सम्मान देना भी सीख लें तो और भी अच्छा हो जाए। वे हल्के से हंस पड़े और बोले, अच्छा बस बस चलिए। आप तो ऐसे चौंक गई जैसे मैंने आपको आई लव यू बोल दिया हो। अब ऑफिस आपका है और मैं आपका बॉस बॉयफ्रेंड नहीं। हम दोनों कैबिन के अंदर आए। वहां एक लड़की पहले से मौजूद थी। राजीव ने कहा, मोना इन्हें पूरा काम समझा देना। मोना ने जी सर कहकर मुझे बड़े धैर्य से हर चीज समझानी शुरू की। जो बातें मुझे पहले से आती थी उनमें मैंने और ध्यान दिया और जो नया था उसे सीखने की पूरी कोशिश की। दिन कब निकल गया पता ही नहीं चला। शाम को हम दोनों साथ ही घर लौटे। रिया के साथ कुछ समय बिताया, उसकी बातें सुनी, खाना खाया और फिर जल्दी सो गए, क्योंकि आज मैं काफी थक गई थी। सुबह उठते ही फिर वही रोजमर्रा का रूटीन शुरू हो गया। मन में हल्का सा डर था, लेकिन उससे ज्यादा एक नई जिंदगी का एहसास था। तैयार होकर हम ऑफिस पहुंचे। आज बिना किसी झिझक के मैं सीधे कैबिन में चली गई और अपना काम संभाल लिया। फाइलें खोलकर मैं बॉस के सामने बैठी काम कर रही थी। कैबिन का दरवाजा ठीक मेरे पीछे था। तभी मैंने सुना, यस मिस्टर विक्रम, कहिए क्या काम था? विक्रम की आवाज सुनते ही मेरे हाथ रुक गए। सामने खड़ा आदमी कह रहा था कि घर से फोन आया है, उसकी माँ की मौत हो गई है और उसे छुट्टी चाहिए। जैसे ही मैंने उसका नाम और आवाज पहचानी, मेरे दिल में जैसे किसी ने छुरा घोंप दिया। वह वही था, मेरा जालिम पति, वही विक्रम जिसने मुझे घर से निकाल दिया था। बीते जख्म अचानक फिर से हरे हो गए।
मेरी सांसें भारी होने लगी, आंखों से आंसू बह निकले। शायद राजीव ने मेरी हालत देख ली थी, इसलिए उन्होंने बिना कुछ पूछे विक्रम को छुट्टी दे दी और वह जल्दी से चला गया। वह मुझे नहीं देख पाया था। उसके जाते ही उन्होंने हल्के मजाक में कहा, क्या हुआ, तुम तो ऐसे रो रही हो जैसे तुम्हारी ही सास मर गई हो। मैंने कांपती आवाज में कहा, बस वे मेरी सास ही थी। ये सुनते ही वे चौंक गए। मैंने आगे कहा, और विक्रम वही मेरा पति है। कुछ पल तक वे बिल्कुल खामोश रहे। फिर मैंने खुद को संभालते हुए कहा, अब बोलिए, आप क्या कह रहे थे। वे गंभीर स्वर में बोले, चलना है तुम्हारे ससुराल। मैंने सच कह दिया, मन तो बहुत है लेकिन हिम्मत नहीं। वे लोग फिर से गालियां देंगे। राजीव ने सख्त लहजे में कहा, कैसी गालियां। उन्हें पता है कि तुम भार्गव इंडस्ट्री की मार्केटिंग हेड के साथ हो। उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। और हम रिया को भी साथ लेकर चलेंगे ताकि तुम्हारे चरित्र पर लगाया गया हर दाग हमेशा के लिए मिट जाए। दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है और ये लोग अब भी वहीं अटके हैं। सिर्फ कोख से जन्म देने पर औरत मां नहीं बनती। अगर उनमें जरा सा भी दिमाग होता तो समझते कि आज विज्ञान कहाँ पहुंच गया। उनकी बातों ने मेरे अंदर सोई हुई ताकत जगा दी। मेरी आंखें भर आई। तभी उन्होंने पूछा, क्या रिया तुम्हारी बेटी नहीं है। मैंने बिना डरे कहा, राजीव जी, रिया मेरी बेटी है और मैं उसकी माँ हूँ। आज से मैं किसी से डरने वाली नहीं हूँ। उसके बाद हम ऑफिस से निकले, घर पहुंचे और रिया को साथ लेकर मेरे ससुराल की ओर चल पड़े। रास्ते में ही राजीव ने रिया से कहा कि बेटा, आज से तुम आंटी को मम्मी बोलोगी। इतनी छोटी उम्र में भी रिया बहुत समझदार थी। उसने बस सिर हिला दिया। जब हम ससुराल पहुंचे, वहां मातम का माहौल था। मैं पूरी तरह सज संवर कर गई थी क्योंकि मुझे उनके दुख से कोई मतलब नहीं था। मुझे तो उन्हें अपनी पहचान, अपनी ताकत और अपनी बेटी दिखानी थी। जैसे ही हम अंदर गए, सबकी नजरें हम पर टिक गई। मेरे पति ने मुझे देखते ही चिल्लाकर कहा, तुम यहाँ क्या करने आई हो। तुझे तो घर से निकाल दिया था। तभी पीछे से राजीव जी की आवाज आई, तो क्या हम लौट जाएं? ये सुनते ही मेरे पति के होश उड़ गए। उसने तुरंत बात पलटते हुए कहा, नहीं सर, आपको नहीं, मैं तो इसे कह रहा था। तभी रिया की मासूम आवाज गूंजी, मम्मी, ये अंकल कौन है जो ऐसे चिल्ला रहे हैं। मैंने उसे अपने पास खींचकर कहा, बेटा, ये अंकल वैसे ही हैं जैसे कहानी में ड्रैकुला होता है, जो दूसरों का खून चूसता है। रिया ने हैरानी से पूछा, तो मम्मी, फिर इस ड्रैकुला से हमें कौन बचाएगा। मैंने उसे प्यार से समझाते हुए कहा, बेटा, हमें बचाने के लिए भगवान हमें शक्ति देंगे। इस पर रिया ने मासूमियत से फिर पूछा, तो मम्मी, भगवान हमें शक्ति कब देंगे। मैंने रिया से प्यार से पूछा, बेटा, तुम्हारे गॉड कौन है। उसने बिना एक पल सोचे जवाब दिया, पापा। उसकी मासूम आवाज सुनकर मेरे होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। मैंने उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा, हाँ बेटा, तुम्हारे पापा ने ही हमें शक्ति दी है, एक प्यारी सी रिया दी है, और यही हमारी रिया इस गंदे अंकल को हरा देगी। ये कहते हुए मैंने खुद को संभाला, अपना सूट ठीक किया और हिम्मत बटोरकर आगे बढ़ी। मेरी आवाज पहले से ज्यादा मजबूत थी जब मैंने कहा कि सुनो मिस्टर विक्रम, ये मेरी बेटी है और आज तुम अपनी आंखों से देख लो। मैं टूट नहीं रही हूँ, मैं बिखर नहीं रही हूँ, मैं आज भी पूरी ताकत से खड़ी हूँ। शब्द निकलते गए लेकिन भावनाएं काबू में नहीं रही। मैंने रिया को कसकर अपने सीने से लगाया और वहीं जमीन पर बैठकर रो पड़ी। विक्रम की हालत ऐसी थी जैसे काटो तो खून नहीं। मैं उसकी तरफ देख रही थी। उसके चेहरे पर डर, हैरानी और पछतावे का अजीब सा मेल था। जिस औरत को वह कभी अपने पैरों की जूती समझता था, वही आज उसके सामने इतनी बड़ी कंपनी की मालकिन बनकर खड़ी थी, और वह खुद उस कंपनी का एक मामूली सा मुलाजिम बन चुका था। जेठ जेठानियां और बाकी रिश्तेदार सब चुप थे। किसी के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला। सबके सामने सच खड़ा था और किसी में उसे नकारने की हिम्मत नहीं थी। उसके बाद राजीव ने मुझे संभाला, रिया को गोद में लिया और हम बिना कुछ और कहे वहां से निकल आए। घर पहुंचकर मैंने शकुंतला देवी जी को सारी बात विस्तार से बताई। उन्होंने बड़े स्नेह से मेरा सिर सहलाते हुए कहा, तुमने बिल्कुल सही किया बेटा। वे अपने बेटे में आए बदलाव को साफ देख पा रही थी और भीतर से बहुत खुश थी। राजीव पहले बहुत उलझे हुए इंसान थे।
उन्हें गुस्सा आता जरूर था, लेकिन उनका गुस्सा पानी के बुलबुले जैसा था। जितनी जल्दी आता उतनी ही जल्दी खत्म भी हो जाता। अब वे मेरी हर छोटी बड़ी बात का ख्याल रखने लगे थे। उनकी ये परवाह मुझे उलझन में डाल देती थी, क्योंकि मैं अब भी समझ नहीं पा रही थी कि उनके दिल में मेरे लिए क्या है। एक दिन ऑफिस में मैं अपना काम कर रही थी और महसूस कर रही थी कि राजीव जी मुझे लगातार देखे जा रहे हैं। ये जैसे उनका रोज का काम बन गया था, मुझे अपने सामने बिठा लेना और चुपचाप मुझे निहारते रहना। अचानक ना जाने क्या सोचकर उन्होंने कहा कि चलो आज हम कहीं घूमने चलते हैं। ये सुनते ही मेरा मन खुशी से भर गया। ये दूसरी बार था जब मैं उनके साथ घूमने जाने वाली थी। हम घर आए तो राजीव मोनिका की एक सबसे प्यारी साड़ी मुझे पहनने के लिए लेकर आए। एक ऐसी साड़ी जो शायद उन्होंने बहुत संभाल कर रखी थी, क्योंकि वह उनकी रोजमर्रा की कलेक्शन में शामिल नहीं थी। जब मैं वह साड़ी पहनकर बाहर आई तो आईने में खुद को देखकर एक पल को मुझे भी यकीन नहीं हुआ कि मैं सच में किसी परी से कम नहीं लग रही थी। मैंने रिया को भी प्यार से तैयार किया, उसके बाल संवारे और फिर हम तीनों एक नई शाम की उम्मीद लिए घूमने के लिए निकल गए। हम सबसे पहले रिया को घुमाने वाटर पार्क लेकर गए। जैसे ही वो वहां पहुंची, उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। कभी वह पानी की स्लाइड से फिसलती, कभी पुल में उछलती और कभी जोर जोर से हंसते हुए हमें आवाज लगाती। उसकी वह खिलखिलाहट जैसे मेरे दिल के सारे बोझ धो रही थी। राजीव भी उसे देखकर बच्चों की तरह खुश हो रहे थे। बहुत समय बाद मैंने उन्हें इतना खुलकर हंसते हुए देखा था। वाटर पार्क के बाद हम सीधे 6 से 9 वाला मूवी शो देखने गए। रिया पूरे समय मेरे हाथ में हाथ डाले बैठी रही। कभी फिल्म के सीन पर ताली बजाती तो कभी मासूमियत से सवाल पूछती और हम दोनों उसकी बातों पर मुस्कुरा देते। फिल्म खत्म होने के बाद हम एक अच्छे से रेस्टोरेंट में गए। वहां बैठकर शांति से खाना खाया, बातें की, हंसे। घर लौटते लौटते मैं पूरी तरह थक चुकी थी, लेकिन मन बहुत खुश था। आज हमने सिर्फ बाहर घूमना ही नहीं किया था, बल्कि दिल से जिया था। खाना तो हम बाहर ही खाकर आए थे। जब घर पहुंचे तो शकुंतला जी दरवाजे पर ही हमारा इंतजार कर रही थी। राजीव जी हंसते हंसते उनसे बातें कर रहे थे। अपने बेटे को इस तरह हंसता देखकर शकुंतला जी की आंखें भर आई। मोनिका के जाने के बाद आज उन्होंने राजीव को पहली बार इतनी खुलकर हंसते देखा था। थोड़ी देर बाद शकुंतला जी सोने चली गई। मैं रिया को लेकर वहीं सोफे पर राजीव के पास बैठ गई। घड़ी में रात के 11 बज चुके थे। घर में सन्नाटा था। तभी राजीव ने गहरी सांस लेकर कहा कि जो साड़ी उन्होंने मुझे पहनने के लिए दी थी वह उन्होंने मोनिका के लिए खरीदी थी। जिस दिन वह साड़ी उसे गिफ्ट करनी थी उसी दिन मोनिका का एक्सीडेंट हो गया था और वह हम सबको छोड़कर चली गई। ये सुनकर मेरा दिल भारी हो गया, आंखें नम हो गई। मैंने धीरे से पूछा, फिर आपने मुझे वो साड़ी क्यों पहनने के लिए दी? राजीव ने मेरी तरफ देखते हुए शांत लेकिन सच्ची आवाज में कहा, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूं। उनके शब्द मेरे दिल में गूंजते रह गए। मैं कुछ भी बोल नहीं पाई। शायद मुझे जवाब देना चाहिए था, लेकिन मैं चुप रह गई। ये मेरी गलती थी, क्योंकि कभी कभी चुप्पी भी बहुत कुछ तोड़ देती है। बिना कुछ कहे मैं रिया को लेकर उसके कमरे में सोने चली गई। थोड़ी देर बाद ही राजीव कमरे में, मतलब रिया के कमरे में आ गए। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठी और बोली, राजीव जी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? राजीव जी ने अचानक मेरे होठों पर उंगली रख दी और बहुत धीमी आवाज में बोले, चुप, शोर मत मचाओ, नहीं तो रिया जाग जाएगी। उनका ये व्यवहार देख मैं और ज्यादा घबरा गई। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, वो सब ठीक है, लेकिन आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं? जाइए, अपने कमरे में जाइए। मेरे दिल में एक अनजाना सा डर बैठ गया था, जो हर पल गहरा होता जा रहा था। राजीव की आंखों में आज वो इंसान नहीं दिख रहा था जिसे मैं अब तक जानती आई थी। अचानक उन्होंने मुझे अपनी बाहों में उठा लिया और कहा, मैं रिया की मम्मी से प्यार करना चाहता हूँ। मैंने उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की, कांपती हुई आवाज में कहा कि नहीं, ये गलत है। राजीव जी मुझे छोड़ दीजिए प्लीज। लेकिन उस पल जैसे उनकी सुनने की ताकत खत्म हो चुकी थी। मैं ज्यादा चिल्ला भी नहीं पाई। मन में यही डर था कि अगर आवाज निकली तो बात घर में फैल जाएगी, रिया जाग जाएगी और बदनामी अलग होगी।
मेरी कमजोरी और डर ने मुझे और असहाय बना दिया। राजीव जी मुझे जबरदस्ती कमरे में ले गए और उन्होंने मेरे साथ वो सब किया जो उन्हें नहीं करना चाहिए। उस पल मुझे अपना अतीत फिर से सामने खड़ा दिखाई दिया। वही बेबसी, वही घुटन, वही टूटा हुआ भरोसा। मैं अपने कमरे में वापस आ गई। पूरी रात मैं सो नहीं पाई। आंखें बंद करती तो डरावने ख्याल घेर लेते और खुली आंखों में बस आंसू ही आंसू थे। सुबह होने लगी थी, तभी रिया ने जल्दी जल्दी जाकर राजीव को बताया कि मम्मी को बहुत तेज बुखार है। ये सुनते ही राजीव घबरा गए। उन्होंने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। मेरा शरीर तेज बुखार से तप रहा था, जैसे सारी तकलीफ एक साथ बाहर आ रही हो। डॉक्टर ने मेरा इलाज किया, दवाइयां दी और आराम करने को कहा। रिया पूरे समय मेरे साथ ही बैठी रही। वह मुझे और चिंता भरी नजरों से देख रही थी। बार बार मेरा हाथ पकड़ लेती, जैसे मुझे अपने पास रोक कर रखना चाहती हो। उस दिन राजीव जी भी ऑफिस नहीं गए। मैं राजीव जी से कोई भी बात नहीं करना चाहती थी। दिल में डर, गुस्सा और टूटा हुआ भरोसा एक साथ उमड़ रहा था। लेकिन उन्होंने खुद पहल की। रिया को दादी के पास भेज दिया और फिर मेरे सामने आकर बहुत संजीदा आवाज में बोले, प्रीतिका जी, मुझे माफ कर दीजिए। सच कहूं तो मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि कल ये सब कैसे हो गया। मैं खुद पर काबू नहीं रख पाया। मुझे मोनिका की बहुत याद आ रही थी और उसी पल मैंने आपको मोनिका समझ लिया। उनकी बात सुनते ही मेरे अंदर दबा हुआ दर्द फूट पड़ा। मैं चुप नहीं रह सकी। गुस्से और अपमान में मैंने कहा, राजीव जी, आप भी मेरे पति जैसे ही निकले। जिस भरोसे से मैंने आपको देखा था, आपने वही भरोसा तोड़ दिया। मैंने आपको क्या समझा था और आप क्या निकले। अगर आपको ये सब करना ही था तो एक बार मुझसे कह देते। मैं तो वैसे ही आपके एहसान के नीचे दबी हुई थी। शायद आपकी बात मान भी लेती, लेकिन जबरदस्ती करने का आपको कोई हक नहीं था। मेरे शब्द उनके दिल पर लगे। वे बिना कुछ कहे वहां से उठकर चले गए। मैं भी खुद को समेटकर अपने काम में लग गई। मैंने तय कर लिया कि जो हो गया उसे भूलकर आगे बढ़ना है। लेकिन सच ये था कि अब जब भी मैं राजीव को देखती, पहले जैसी खुशी, वह अपनापन और वह उत्साह मेरे अंदर नहीं आता था। धीरे धीरे जिंदगी फिर से रूटीन में ढल गई। घर, ऑफिस, फाइलें, मीटिंग्स और रिया के साथ खेलते हुए खुद को संभालना। करीब 1.5 महीने के बाद एक दिन मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये खबर मेरे लिए खुशी नहीं बल्कि एक तूफान बनकर आई। अगर पति साथ होता तो शायद ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी होती, लेकिन अब जब मैं अकेली थी, ये बच्चा मुझे एक और कलंक की तरह महसूस हो रहा था। एक दाग मिटाने के लिए जैसे दूसरा दाग मेरी जिंदगी में आ गया हो। कई रातें मैंने जागकर गुजारी, खुद से सवाल करती, डरती रही। बहुत हिम्मत जुटाकर आखिरकार मैं राजीव जी के पास गई। उन्हें सब सच बता दिया। कांपती आवाज में कहा, आपसे जो गलती हुई थी उसी का नतीजा मेरे पेट में पल रहा है। अब मैं इस बच्चे को लेकर कहाँ जाऊं? राजीव ने मुझे हैरानी से देखा, फिर धीमे से पूछा, क्या? मैंने साफ शब्दों में कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। आपका अंश मेरे अंदर पल रहा है। उन्होंने मुझे पास बिठाया और गहरी सांस लेकर बोले, पहली बात तो ये कि ये कोई पाप नहीं है, ये हमारे प्यार की निशानी है। और दूसरी बात, तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम यहीं रहोगी। मैंने रोते हुए कहा, लेकिन लोग सवाल करेंगे, समाज क्या कहेगा, मैं क्या जवाब दूंगी? राजीव जी ने मेरी आंखों में देखते हुए पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं पूरी तरह हैरान रह गई। आप मुझसे शादी करना चाहते हैं सिर्फ इसलिए कि मैं आपके बच्चे की मां बनने वाली हूं? उन्होंने तुरंत कहा, नहीं, ऐसा नहीं है मोनिका। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मैं उसे भूल नहीं पाया और शायद उसी खालीपन में तुम मेरी जिंदगी में आई। अभी भी देखो, मैं तुम्हें मोनिका कह गया। मुझे पता है तुम्हारा नाम प्रीतिका है, लेकिन मेरे दिल में तुम वही बन चुकी हो। क्या तुम मेरी मोनिका बनोगी? क्या तुम रिया की असली माँ बनोगी? रिया का नाम सुनते ही मैं चुप हो गई। उसकी मासूम हंसी, उसका मम्मी कहना सब आंखों के सामने घूम गया। मैंने डरते हुए कहा, लेकिन आपके घर वाले, समाज? राजीव ने पूरे विश्वास से कहा, मेरे घर वाले मैं संभाल लूंगा। अगर माँ मान गई
तो सब मान जाएंगे। उन्होंने घर जाकर अपनी माँ से प्रीतिका से शादी करने की बात की। शकुंतला जी ने ये सुनते ही खुशी खुशी हामी भर दी, क्योंकि वे जानती थी कि प्रीतिका ही वह लड़की है जिसने उनके बेटे की खोई हुई मुस्कान वापस लौटा दी थी। वैसे भी वे प्रीतिका को दिल से पसंद करती थी और मेरी शादी राजीव से हो गई। आज से 2 साल बाद एक सुकून भरा सवेरा था। घर में वही रोज की हलचल, लेकिन आज वह हलचल मुझे बोझ नहीं बल्कि भगवान का दिया आशीर्वाद लग रही थी। बहू मेरी चाय ले आओ। माँ जी ये दूध देख लीजिए। भाभी मेरी रेड वाली शर्ट नहीं मिल रही। भाई सामने वाली टेबल पर रखी है। मम्मी जल्दी दूध दीजिए, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। और मैं एक पल को रुककर मुस्कुरा दी, क्योंकि यही तो वह जिंदगी थी जिसके लिए मैंने कभी भगवान से शिकायतें की थी। रिया को दूध पिलाकर जल्दी से स्कूल छोड़ना था। शकुंतला देवी जी घड़ी की तरफ देखकर कह रही थी कि देर हो गई तो राजीव घर सर पर उठा लेगा, और मैं मन ही मन सोच रही थी कि कितना कुछ बदल गया। आज मेरी शादी को पूरे 10 साल हो चुके हैं। मेरी बेटी रिया 13 साल की हो गई, और वह सिर्फ मेरी बेटी नहीं बल्कि मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। हम माँ बेटी नहीं, 2 सहेलियों की तरह रहते हैं। वह मेरी ढाल भी है, मेरी ताकत भी, और मेरे लिए लड़ती है, मुझे समझाती है, मेरे बिजनेस में पूरा ध्यान लगाने में मेरी मदद करती है। शादी के 3 साल के अंदर मेरे जीवन में एक बेटा और एक बेटी और आए, और रिया इतनी समझदार है कि अपने दोनों छोटे भाई बहन को अपने दिल से संभालती है, जैसे भगवान ने उसे समय से पहले जिम्मेदार बना दिया हो। आज मैं भार्गव इंडस्ट्री को संभाल रही हूँ। मेरे पति ने विदेश में मेरे नाम से प्रीतिका मोटर्स नाम की कंपनी खड़ी की है। जहां मेरा नाम मेरी पहचान बन चुका है, उधर विक्रम, जिसने कभी मुझे कमजोर समझा था, अपनी ही गलतियों से गिरता चला गया। माँ के गुजरने के बाद ना तो कोई पूछने वाला बचा। भाइयों ने अपनी अपनी रसोइयां अलग कर ली। नशे और अकेलेपन ने उसे अंदर से खोखला कर दिया। एक दिन वह बिना किसी अपने के इस दुनिया से चला गया। आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो समझ आता है कि सजा हमेशा बदले में नहीं होती। कभी कभी सबसे बड़ी सजा ये होती है कि इंसान अकेला रह जाए, और सबसे बड़ा इनाम ये है कि जिसने सहा हो वह खुश रहना सीख जाए। ये कहानी किसी एक औरत की नहीं, हर इस औरत की है जो अत्याचार सहकर भी टूटती नहीं, जो हालात से हारने के बजाय उन्हें बदल देती है। अगर आपको कभी किसी को सजा देने का हक मिले तो आप क्या चुनेंगे, दर्द देना या अपनी खुशी चुन लेना? क्योंकि मैंने यही सीखा है कि सच्ची जीत बदलना नहीं बल्कि सुकून से भरी जिंदगी जीना है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि ये कहानी आपको सिर्फ अच्छी ही नहीं लगी होगी बल्कि कहीं ना कहीं आपके दिल को छू भी गई होगी। अगर इस कहानी ने आपको भावुक किया हो, किसी दर्द को महसूस करवाया हो, या फिर जिंदगी में आगे बढ़ने की हिम्मत दी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है और हमें ऐसी ही और सशक्त और भावनात्मक कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर नई कहानी, एक नया अनुभव और हर नई सीख सबसे पहले आप तक पहुंच सके। साथ ही आने वाली सभी अपडेट्स और नई वीडियोस की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल दबाना भी जरूरी है। आपके कमेंट्स हमें ये बताते हैं कि हमारी कहानियां किस तरह आप तक पहुंच रही हैं, इसलिए अपनी राय और अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा करें। आपका प्यार, आपका भरोसा और आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। दिल से धन्यवाद। राधे राधे दोस्तों।